मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं मोहन भारद्वाज और आज हम क्या कर रहे हैं यहां स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल यहां हम कर रहे हैं। देखिए, जो ऑर्बिटल की बात जब हम करते हैं, जो ऑर्बिटल का कंसेप्ट आया था वो दिया किसने था, है ना। मेन बात तो ये है कि वो कंसेप्ट दिया किसने। जब नील बोहर की बात करते हैं, नील बोहर मॉडल ऑफ एटम की बात करते हैं, तो वो जो मॉडल था नील बोहर का वो काफी ज्यादा क्या था, सक्सेसफुल था, है ना। बट लेकिन उसके बाद कुछ फेमस साइंटिस्ट आए जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं। कौन थे वो? एक था हमारे पास साइंटिस्ट डी ब्रॉगली, जिसने क्या एक्सप्लेन किया था, ड्वेल नेचर ऑफ मैटर, ड्वेल नेचर ऑफ मैटर, राइट। और उसके बाद कौन आया था? हेजनबर्ग नाम का साइंटिस्ट आया था, जिसने क्या दिया था, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था। तो जिनको ये नहीं पता कि डी ब्रोगली ने ड्वेल नेचर को कैसे एक्सप्लेन किया था, हेजनबर्ग ने कैसे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया और उसके न्यूमेरिकल्स, तो वो क्या कर सकता है, हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर्स देख सकता है, उसके अंदर इनका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आप सबको मिल जाएगा। जो ये दोनों साइंटिस्ट थे, इन्होंने नील बोहर की धज्जियां उड़ा दी थी कि इन्होंने क्या बता दिया था कि जो हमारे पास नील बोहर के अकॉर्डिंग कंसेप्ट था ऑर्बिट का, और वो क्या मान के चला था कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका नेचर कैसा है। लेकिन डी ब्रोगली ने आने के बाद ड्वेल नेचर को एक्सप्लेन किया और उसके आगे हेजनबर्ग ने भी एक्सप्लेन किया। और जो रही सही कसर थी, जिसको हम बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ताबूत में आखिरी कील ठोकने का जो काम होता है, वो किसने किया? एरविन स्क्रोडिंगर नाम के साइंटिस्ट ने किया। उसने क्या दिया? एरविन स्क्रोडिंगर नाम के साइंटिस्ट ने एक वेव इक्वेशन दी, जिसको उस इक्वेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते थे, हम समझ सकते थे कि इसको कि कंसेप्ट जो हमारे नए बन के आ रहे थे, एक नई केमिस्ट्री का क्या हो रहा था, आरंभ हो रहा था, जिसको हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। स्क्रोडिंगर नाम के जो साइंटिस्ट था, उसने इक्वेशन दी थी, एक वेव इक्वेशन। वो इक्वेशन ये है, डी साई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डबल डेरिवेटिव ऑफ वेव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू जेड कोऑर्डिनेट प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाय एच स्क्वायर ई माइनस वी इज इक्वल्स टू 0। ये क्या थी? हमारे पास स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी। जो ये हमारे पास, हमने ये फर्स्ट लिखा है यहां, ये क्या हमारे पास डबल डेरिवेटिव है वेव फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स कोऑर्डिनेट, एंड दिस वन इज वाई कोऑर्डिनेट एंड दिस वन इज जेड कोऑर्डिनेट। 8 इज न्यूमेरिक डिजिट एंड पाई की वैल्यू आपको अच्छे से पता है, पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 3.14। एम क्या है हमारे पास? यहां एम है हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आप सबको अच्छे से पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है हमारे पास, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। And here h is Planck's constant, h is Planck's constant। Planck's constant की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? Planck's constant की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। And here E is total energy, E is total energy in this Schrödinger wave equation, and V is पोटेंशियल एनर्जी, V इज पोटेंशियल एनर्जी। इस पूरी इक्वेशन को भी हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट में लिख सकते हैं। शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं पूरी इक्वेशन को? H psi इज इक्वल्स टू E psi। इस तरह से पूरी इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, हम शॉर्ट में लिख सकते हैं।
यहां पर H क्या है हमारे पास, H क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। क्या है H हमारे पास, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। और E और साई क्या हमारे पास, सॉल्यूशन है किसी भी वेव फंक्शन का, जो हम क्या करते हैं यहां ऑपरेटर लगाते हैं किसी वेव फंक्शन के ऊपर, तो उसका सॉल्यूशन आता है। वो सॉल्यूशन क्या हमारे पास, E और साई क्या हमारे पास सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को जब भी कोई हमारे पास वेव फंक्शन होता है, हम उस वेव फंक्शन को क्या करते हैं, यहां पुट करते हैं, और उसकी हेल्प से क्या होता है, हमारे पास सॉल्यूशन मिलता है उस इक्वेशन का। उस सॉल्यूशन की हेल्प से क्या करते हैं, हम एक कंसेप्ट डेवलप किया, जिसकी हेल्प से क्या मिलता है हमें, मोस्ट प्रोबेबल रीजन मिलता है। क्या मिलता है, मोस्ट प्रोबेबल रीजन मिलता है स्पेस के अंदर, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावनाएं ज्यादा होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, यहां तक। अब क्या करते हैं, हम ऑर्बिटल की डेफिनेशन को लिटिल बिट मॉडिफाइड करते हैं। ऑर्बिटल इज डिफाइंड एज अ रीजन इन 3-dimensional स्पेस around the nucleus where tendency of finding electron is maximum। यानी कि ऑर्बिटल हमारे पास वो जगह होती है जहां पर 3-dimensional स्पेस में, जो न्यूक्लियस के चारों ओर है, वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावनाएं क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। अब बात है कि संभावना कितनी हो सकती है। जो ये संभावना है वो 90 to 95% हमारे पास हो सकती है। ठीक है, ये बात है हमारी किसकी, ऑर्बिटल की। आपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में देखे होंगे, अगर मैं बोलता हूं मेरे पास क्या है, एस सब शेल है, एस क्या मेरे पास सब शेल है, तो उसके अंदर कितनी ऑर्बिटल होंगी। अगर मेरे पास क्या है, पी सब शेल है, तो उसके अंदर कितनी ऑर्बिटल होंगी। अगर मेरे पास डी सब शेल है, तो उसके अंदर कितनी ऑर्बिटल होंगी। ये जानकारी लेना काफी ज्यादा हमारे लिए जरूरी है। जो एस सब शेल होती है, उसके लिए जो वैल्यू होती है, एल की वैल्यू कितनी होती है, 0। एल की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो 0 के लिए क्या होती है हमारे पास, जब हम क्या निकालते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालते हैं, वैल्यू कितनी आएगी, -L to +L। तो यहां वैल्यू कितनी है, 0। तो इसके अंदर जो ऑर्बिटल होगी वो कौन सी होगी, एस ऑर्बिटल होगी। राइट, एवरीवन इज गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट, पी सब शेल, एल की वैल्यू कितनी होगी, 1। एम की वैल्यू कितनी होगी, -L to +L, यानी कि -1 0 +1, यानी कि जो पी सब शेल होती है उसके अंदर क्या होंगी, 3 ऑर्बिटल्स होंगी, जिनकी ओरिएंटेशन क्या होगी, px py pz। राइट, नेक्स्ट डी सब शेल, डी सब शेल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 2, और एम की वैल्यू क्या होगी, -L to +L। देन वैल्यू -2 -1 0 +1 +2। तो कितनी ऑर्बिटल्स हुई डी सब शेल के अंदर, 5 ऑर्बिटल्स। और वो 5 ऑर्बिटल्स कौन सी हैं, dxy dyz dzx dx² - y² एंड dz²। ये क्या है हमारे पास, डी सब शेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं उनके बारे में हमने यहां लिखा। ये हम यहां क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि जो हमारे पास इससे थोड़ा सा आगे जब हम चल रहे हैं, तो हम क्या किसकी बात करेंगे, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करेंगे। तो शेप्स ऑफ ऑर्बिटल की बात करेंगे तो हमें ऑर्बिटल्स का पता होना चाहिए कि सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स कितनी होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट टॉपिक, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। तो अब इन ऑर्बिटल्स की क्या करेंगे, हम शेप्स को यहां सीखेंगे कि कैसी इनकी शेप्स हमें मिलेंगी। जब हम क्या करते हैं, उन ऑर्बिटल्स के लिए क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो हमें कुछ एरिया नजर आता है, कुछ फिगर नजर आती है, कुछ शेप नजर आती है, और उन्हीं शेप्स को हम क्या कर रहे हैं, यहां इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो हमारे पास टॉपिक क्या है, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। सबसे पहले हम कौन सी शेप को लेते हैं, कौन सी ऑर्बिटल की शेप को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, एस ऑर्बिटल को। किसको, एस ऑर्बिटल को। फर्स्ट वन इज एस ऑर्बिटल।
जब हम s ऑर्बिटल के लिए शेप को स्टडी करते हैं तो जो हमें शेप दिखाई देती है 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर, अगर हम बात करें प्लॉट करने की कोशिश करें, बोर्ड हमारा कैसा है, बोर्ड हमारा 2 डायमेंशनल है, तो फिर भी यहां हम प्लॉट करने की कोशिश करते हैं और जो हमें शेप मिलती है s ऑर्बिटल की वो कैसी मिलती है, स्फेरिकल मिलती है। कैसी मिलती है, स्फेरिकल शेप मिलती है, एक सर्कुलर शेप आपको देखने को मिलती है। तो इसकी शेप कैसी भी, स्फेरिकल। कैसी भी, स्फेरिकल। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट कौन सी है हमारे पास, p ऑर्बिटल। नेक्स्ट कौन सी है, p ऑर्बिटल। और p ऑर्बिटल की जब हम बात करते हैं तो कौन सी हमारे पास ओरिएंटेशन मिलती है हमें, px, py एंड pz डिपेंडिंग अपॉन ओरिएंटेशन। तो इनके लिए जब हम क्या करते हैं, शेप्स को स्टडी करते हैं, हमें शेप्स कैसे मिलती है, मैं इसको x कोऑर्डिनेट मान लेता हूं, इसको y कोऑर्डिनेट मान लेता हूं और इसको z कोऑर्डिनेट मान लेता हूं। तो जब मैं शेप इसकी बनाता हूं, वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम, तो शेप मेरे को कुछ ऐसी मिलती है, ऐसी लोब देखने को मिलती है। ठीक है, तो ऐसी शेप ये किस तरह से मिलती जुलती है, हमारी डम्बल से मिलती जुलती है, डम्बल शेप। इसको क्या बोलेंगे हम, डम्बल शेप बोलेंगे। और ये किसके लिए बनाई है हमने, px के लिए बनाई। किसके लिए बनाई है, px के लिए बनाई है। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करते हैं, py के लिए प्लॉट करते हैं। ये हमारे पास क्या है, y, ये हमारे पास क्या है, z, ये हमारे पास है x। जब हम py के लिए प्लॉट करते हैं तो ये लॉब्स कैसे मिलेंगे हमें, y एक्सिस में मिलेंगे, यानी कि अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस। ये किसके लिए बनाया हमने, py। शेप कैसी है, एक डंबल की तरह लुक लाइक कर रही है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डंबल शेप बोलते हैं। नेक्स्ट pz के लिए इस तरह से बनाएंगे, ये हमारे पास z, ये हमारे पास x, ये हमारे पास y। तो लोब्स कहां आएंगी दोस्तों, y कोऑर्डिनेट के ऊपर, इस तरह से, पॉजिटिव नेगेटिव। ये किसके लिए बनाई हमने, pz के लिए बनाई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या कंसेप्ट है यहां पर। ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हमारे पास वेव फंक्शन की डायरेक्शन है, ना कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो आपको ये नहीं सोचना है कि नेगेटिव सिंबल है तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, पॉजिटिव है तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल क्या इंप्लाई कर रहे हैं, जस्ट यहाँ पे वेव फंक्शन को इंप्लाई कर रहे हैं। अब हम किसकी बात कर लेते हैं, हमारे पास जो d ऑर्बिटल बचती है उसकी शेप क्या होगी। ठीक है, अब ले लेते हैं हम d ऑर्बिटल। जो d ऑर्बिटल हमारे पास जब हम बात कर रहे हैं, अभी हमने सीखा भी था कि d ऑर्बिटल्स कितनी है हमारे पास, 5 है। कौन सी है वो पांचों, एक बार यहां लिख लेते हैं, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। इन सभी के बीच कुछ बातें कॉमन है। कॉमन क्या है, ये 3 जो हमारे पास ऑर्बिटल है ये क्या होती है हमारे पास, बिटवीन द एक्सिस। कहां मिलती है हमें, बिटवीन द एक्सिस। और ये जो 2 ऑर्बिटल है ये कहां मिलती है हमें, अलोंग द एक्सिस। कहां मिलती है, अलोंग द एक्सिस। अब क्या करते हैं, इनके लिए हम प्लॉट बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक प्लॉट बना लेते हैं dxy का। ये मेरे पास क्या है, यहां कोऑर्डिनेट लिए मैंने, ये मेरे पास x, ये मेरे पास y और ये मेरे पास क्या है, z कोऑर्डिनेट। कैसा कोऑर्डिनेट है, z कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या है, z कोऑर्डिनेट। जब मैं dxy के लिए प्लॉट बनाता हूं तो मेरे को इस तरह की शेप देखने को मिलती है, यूं। ठीक है, तो ये शेप कैसी है, अभी आपने px में देखी, py में देखी और pz में देखी। तो शेप कैसी है, 2 लोब्स दिखाई दे रही है आपको बड़ी बड़ी। तो इस शेप को क्या बोलते हैं हम, डबल डम्पल या डबल
डंबल शेप बोलते हैं। डंबल भी बोल सकते हैं और डंबल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डबल डंबल और डबल डंबल शेप भी इसको बोल सकते हैं। तो देखिए x और y था, तो इनके बीच में है ये लॉब्स, क्या है? बीच में, इसीलिए इनको क्या बोला है? बिटवीन द एक्सिस बोला, इसीलिए इनको क्या बोला है? बिटवीन द एक्सिस बोला है। इसी तरह से मेरे को अगर डी वाई जेड बनानी है, कैसी बनानी है? डी वाई जेड बनानी है, तो ध्यान देंगे जब मेरे को डी वाई जेड बनानी है तो उससे पहले एक कंसेप्ट को देखिए कि जब मेरे को डी वाई जेड बनानी होगी तो जो लॉब्स होंगी वो यहां दिखानी होगी कुछ इस तरह से, है ना? डी वाई जेड बनानी है तो लॉब्स कुछ इस तरह से दिखानी होगी। तो वो क्या होता है आपके लिए? काफी टिपिकल हो जाता है। टिपिकल हो जाता है तो आप एक बात तो ध्यान होगी आपको कि जो एक्स वाई जेड हमारे पास प्लेन होते हैं वो क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं, इस तरह से होते हैं। ये मेरे पास x है, ये मेरे पास y है, तो ये जो आपकी तरफ आ रहा है वो क्या हमारे पास है? z कोऑर्डिनेट। तो इसको क्या कर सकते हैं? रोटेट कर सकते हैं 90 डिग्री पे, इस तरह से भी दिखा सकते हैं। अगेन मेरे को स्टडी करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? इस तरह से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? 90 डिग्री से, क्योंकि 3 डायमेंशन है तो कहीं से भी हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसको ऑब्जर्व करने के लिए क्या करता हूं मैं? इस कोऑर्डिनेट को जस्ट शिफ्ट कर देते हैं, रोटेशन दे देते हैं। मेरे को वाई जेड बनानी है तो मैं इसको वाई मान लेता हूं, इसको जेड और एक्स को 90 डिग्री से एक कॉलम को क्या कर दिया? शिफ्ट कर दिया, इस तरह से घुमा दिया। ठीक है, तो अब जो मेरे पास बनेंगी डी वाई जेड, तो लॉब्स कहां होनी चाहिए? यहां होनी चाहिए। ठीक है, ये पॉजिटिव, ये अपने पास क्या है? पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। अगेन ये क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव क्या इंप्लाई कर रहे हैं? आपके पास वेव फंक्शन को इंप्लाई कर रहे हैं। और ये किसके लिए प्लॉट बनाई है हमने अभी? ये बनाई है डी वाई जेड के लिए। ये किसके लिए था हमारे पास? डी एक्स वाई के लिए। तो ऐसे ही सिमिलरली क्या बना सकते हैं? डी जेड एक्स के लिए भी बना सकते हैं, डी जेड एक्स के लिए बना सकते हैं। बिल्कुल सेम यू की यूं ही आपके पास शेप आपको देखने को मिलेगी। अब बस ये हमारे पास दो ऑर्बिटल्स और डी एक्स वाई सॉरी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनके लिए कैसे शेप्स बनती है? इनके लिए जो शेप्स बनती है वो कैसी बनेंगी? अलोंग द एक्सिस। कैसी बनेंगी? अलोंग द एक्सिस। तो दोनों के लिए देख लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। ये मेरे पास क्या है? z, ये x, ये y। ठीक है, जो शेप मिलती है मेरे को वो कैसे मिलती है? अलोंग द एक्सिस, इस तरह से मिलेगी आपको। ये एक्सिस है, इसके अलोंग, ये एक्सिस है x का, इसके अलोंग। ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, इस तरह से आप शो कर सकते हैं। ये इसकी शेप बनाई हमने डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की शेप। यहां तरह से हमारे पास क्या है? जो नेक्स्ट ऑर्बिटल है जिसका हम प्लॉट बनाने जा रहे हैं यहां पर, वो कौन सी है हमारे पास? डी जेड स्क्वायर है। वो कौन सी है? डी जेड स्क्वायर। तो ये मैं कोऑर्डिनेट्स मान लेता हूं, ये जेड है मेरे पास, ये एक्स है मेरे पास और ये मेरे पास वाई कोऑर्डिनेट्स है। तो जब हम इसका प्लॉट बनाते हैं तो हमें कैसा मिलता है? लोब मिलती है यहां पर, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां मिलती है आपको? एक्स और वाई एक्सिस पे भी देखने को मिलती है। जो आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखने को मिलती है वो एक्स और वाई के ऊपर भी देखने को मिलती है। इस तरह की शेप को क्या बोलते हैं? हम डफ नट शेप भी बोलते हैं। कैसे बोलते हैं शेप इसको? डफ नट शेप भी बोलते हैं, या फिर क्लोवर लीफ शेप भी हम बोलते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास क्या बचती है? एफ ऑर्बिटल बचती है। जो एफ ऑर्बिटल को अगर हम वेव फंक्शन की हेल्प से जब सोल्व करते हैं तो उसकी जो पिक्चर होती है हमारे सामने वो काफी ज्यादा डिफ्यूज होती है, उसकी कोई आकृति नहीं बन पाती इस तरह से जो हमारे पास एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इसीलिए एफ ऑर्बिटल को क्या बोल देते हैं? हम डिफ्यूज बोल देते हैं। जो हमारे पास क्या होती है? एफ ऑर्बिटल होती है, उसको हम क्या मान के चलते हैं? डिफ्यूज्ड इन शेप मान के चलते, यानी कि उसकी कोई शेप हम नहीं बता सकते। जैसे एस ऑर्बिटल को स्फेरिकल बोला था, पी ऑर्बिटल को डम्बल शेप बोला था, डी ऑर्बिटल को क्या बोला था? डबल डम्बल शेप बोला था। तो एफ को क्या बोलेंगे हम? डिफ्यूज्ड बोलेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं हम? कुछ यहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जिसकी हेल्प से क्या होगा? हमें प्रिडिक्शन होगी कुछ चीजों की कि ऑर्बिटल को कैसे हम नोटेशन देते हैं और किसी सब शेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं,
ठीक है, और क्या उसके क्वांटम नंबर्स होते हैं। जो क्वांटम नंबर्स की बात हम करते हैं वो क्या होते हैं, जो स्क्रोडिंगर नाम का साइंटिस्ट था उसने वेव मैकेनिक्स दी और उसकी हेल्प से क्या हुए, किसी इक्वेशन के लिए अगर हम लगाते हैं, कोई भी ऑर्बिटल हमारे पास होती है तो वो पर्टिकुलर वेव फंक्शन को शो करती है और उसके लिए क्या होते हैं हमारे पास कुछ क्वांटम नंबर्स होते हैं। ऑर्बिटल से क्या होते हैं, कुछ क्वांटम नंबर्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम ये कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसी एटम में कौन सी जगह पर है, क्या उसका एनर्जी रही होगी, क्या उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रहा होगा, क्या उसका स्पिन रही होगी। इन सब की जानकारी कौन देते हैं, हमें क्वांटम नंबर्स जानकारी देते हैं। तो देखिए कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को हम यहां सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन लिख देता हूं मैं यहां पर, हम उसको क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, assign the orbital। आपको ऑर्बिटल असाइन करनी है, कौन सी है। अगर n की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 है और l की वैल्यू आपके पास क्या है 0 है, तो आपको असाइन करनी है कि कौन सी ऑर्बिटल होगी। सेकंड है हमारे पास, अगर n की वैल्यू कितनी है 3 है, l की वैल्यू कितनी है 2 है, तो असाइन करनी है कौन सी ऑर्बिटल होगी। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 1 है, तो असाइन करें कौन सी ऑर्बिटल होगी। फोर्थ क्वेश्चन है, n की वैल्यू 5 है और l की वैल्यू 1 है, तो असाइन करिए कौन सी ऑर्बिटल रहेगी। देखिए जो ऑर्बिटल को जब भी हम असाइन करते हैं तो n वैल्यू क्या होती है हमारी, आगे आती है 2, और l अगर हमारे पास क्या है 0 है, तो वो कौन सी सब शेल होती है हमारे पास, वो सब शेल होती है s, और s के अंदर कौन सी ऑर्बिटल होती है, s ऑर्बिटल। तो यहां क्या हुआ हमारा आंसर 2s, इसके लिए आंसर क्या है 2s। ऐसे ही अगर l की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1 होती है, तो उसके अंदर सब शेल कितनी होती है, सब शेल कितनी होती है, एक सब शेल होती है p, है ना, और एक सब शेल क्या हमारे पास p के अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं कौन सी होती है, वो px py pz ऑर्बिटल। तो लेकिन वो बताता कौन है, px py pz होते हैं, वो हमें कौन जानकारी देता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जानकारी उसकी देता है। तो यहां हमें बस क्या देखना है, l की वैल्यू देखना। तो 2 के लिए क्या हो जाएगी हमारे पास d ऑर्बिटल हो जाएगी, 2 के लिए कौन सी होगी d ऑर्बिटल, और l की वैल्यू 3 होगी तो उसके लिए कौन सी होगी हमारे पास f ऑर्बिटल होगी। तो यहां वैल्यू कितनी है, l की वैल्यू 2 है, तो क्या हो गया हमारे पास 3d हो गया। ऐसे ही n की वैल्यू 1 और l की वैल्यू 1, तो कौन सा हुआ 1p हुआ। यहां क्या हुआ 5 और यहां वैल्यू l की कितनी है p हुआ। लेकिन अब हमें ये बात भी ध्यान रखनी है कि कौन सी जो ऑर्बिटल्स होती है वो नेचर में एग्जिस्ट करती है और कौन सी नहीं करती है। तो वो करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स है आपके क्वांटम नंबर्स के रिलेटेड, वो आपको देखने होंगे कि हमें पता है यहाँ पर अच्छे से कि जो हमारे पास 1p होती है वो एग्जिस्ट नहीं करती। ये क्यों नहीं करती, आपको पता होना चाहिए कि जो वैल्यू होती है n की, वो डिसाइड करती है किसकी वैल्यू, l की वैल्यू डिसाइड करती है ना। तो उसकी वैल्यू डिसाइड करेगी, तो हमें पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू कौन सी आने वाली है। जो n की वैल्यू होती है, अगर l की वैल्यू हमें निकालनी तो जनरली क्या मिलती है आपको, n में से 1 माइनस आपको करना होता है। तो अगर यहाँ हमारे पास वैल्यू 1 है, 1 माइनस 1 करोगे तो कितनी आएगी 0, यानी कि 1 के अंदर जब हमारे पास होता है तो उसके अंदर कौन सी l की वैल्यू पॉसिबल्स है, l की वैल्यू 0 पॉसिबल है, उसके अलावा कोई वैल्यू वहां पॉसिबल नहीं है। इस तरह से क्या कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगर क्या है सब शेल्स बतानी है आपको, n की वैल्यू कितनी है 3 है। assign सब शेल इफ n इज इक्वल टू 3। ठीक है, सब शेल्स असाइन करनी है, फर्स्ट पार्ट तो ये है, और सेकंड पार्ट क्या है कि कितनी ऑर्बिटल्स पॉसिबल है,
सेकंड पार्ट क्या है, हाउ मैनी ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल। ठीक है, सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे सोल्व कर सकते हैं, सबसे पहले n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 है। सॉल्यूशन, ठीक है, n की वैल्यू 3 है, तो इसके लिए हमें सब शेल्स फाइंड आउट करने हैं। तो क्या हो गया, n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू क्या होंगी हमारे पास, 0 1 2, इस तरह से वैल्यूज होंगी। जो हमारे पास l की वैल्यू 0 होती है उसके अंदर कौन सी सब शेल है, s सब शेल। ठीक है, l की वैल्यू 1 है उसके लिए कौन सी है, p सब शेल। और l की वैल्यू 2 है तो उसके लिए कौन सी है, d सब शेल। तो कितनी सब शेल हुई, फर्स्ट पार्ट के लिए आंसर होगा हमारा, फर्स्ट पार्ट के लिए आंसर कितना है, 3 s p d। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमने क्या कर लिया, यहां पर सोल्व कर लिया। अब क्या हमारे पास सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के लिए क्या देखना है, हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालनी है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के लिए क्या है हमारे पास, s सब शेल के अंदर जो हमारे पास क्या होती है, s सब शेल। s सब शेल के अंदर कौन सी ऑर्बिटल होगी, s ऑर्बिटल, है ना। और जो हमारे पास क्या है, p सब शेल है, क्या है, p सब शेल। p सब शेल के अंदर कौन सी ऑर्बिटल होगी, px py pz ऑर्बिटल। ठीक है यहां तक। और जो d सब शेल है हमारे पास उसके अंदर कौन सी ऑर्बिटल्स होंगी, dxy dyz dzx dx² माइनस y² एंड dz²। तो टोटल कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आंसर कितना होगा हमारे पास, 10। तो आंसर कितना होगा हमारे पास, 10। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, सब शेल्स के क्वेश्चन को, ऑर्बिटल के क्वेश्चंस को यहाँ सोल्व कर सकते हैं। जो हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, और क्या करेंगे, रेडियल प्रोबेबिलिटी और नोड्स निकालेंगे, है ना। नोड्स जो हमारे पास डिफरेंट तरह के होते हैं, एंगुलर नोड्स, रेडियल नोड्स, जो क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। IIT JEE की बात कर सकते हैं, नीट की बात कर सकते हैं, और CBSE के अंदर भी इस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए पूछे जाते हैं। तो ये कंसेप्ट हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स है, वो काफी इंपॉर्टेंट रहती है कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।